जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पहला मैराथन लेकर आए हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यह सभी सब्जेक्ट से मिलाकर आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों, आज का जो क्वेश्चन सभी है यह क्वेश्चन आपको एक नॉलेज ही बढ़ाएगा नहीं, आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का एक सीट भी दिलाएगी, एक ब्रांच भी दिलाएगी। एक यह सभी जो क्वेश्चन है ना, आपको 100% हम आपको बता रहे हैं कि आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलेक्शन दिला कर रहेगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में फर्स्ट मैराथन है। ठीक है, उसके बाद अभी 4 दिन बचा हुआ है, तो 4 दिन हम लोग लगातार एक दिन में 3 मैराथन करेंगे। ठीक है, तो एक दिन में 3 मैराथन करेंगे, सुबह और एक 5 बजे शाम को और एक 8 बजे रात को। ठीक है, 3 मैराथन करेंगे। 3 मैराथन मतलब 4 तिहाई 12 मैराथन करेंगे। 12 मैराथन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, 12 मैराथन अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सरल मशीन को नहीं दर्शाता है? ए लीवर, या बी घिरनी, या सी गियर, या डी वाष्प इंजन। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन एक सरल मशीन को नहीं दर्शाता है? लीवर, घिरनी, गियर या वाष्प इंजन। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। चलिए तो देखिए, एक सरल मशीन को नहीं दर्शाता है। लीवर जो है वह एक सरल मशीन को दर्शाती है। घिरनी जो है वो घूमने वाली जो बच्चों को खेला जाता है वो भी सरल मशीनों को दर्शाती है। लेकिन वाष्प इंजन जो है ना, वाष्प इंजन वो एक सरल मशीन को नहीं दर्शाती है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 11 कि एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी f1 के बीच एक वस्तु को रखा जाता है, तो इससे बनने का प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होगा? कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस है, उसमें प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी f1 के बीच में कोई वस्तु को हम रखते हैं, तो उस वस्तु को बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा प्रकार का बनेगा? ए वास्तविक, आवर्धित और सीधा बनेगा, या बी वास्तविक प्रतिलोमित और हराशित बनेगी, या सी आभासी आवर्धित और सीधा बनेगा, या डी आभासी आवर्धित और प्रतिलोमित बनेगा। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। चलिए देखिए, एक उत्तल लेंस, ठीक है ना, एक उत्तल लेंस में अगर प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के साथ अगर किसी वस्तु को अगर हम रखते हैं तो उस वस्तु में जो प्रतिबिंब बनेगी वो प्रतिबिंब आभासी बनेगी, आवर्धित और सीधा बनेगी। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है? सवाल नंबर 10 की एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? ए -0.25 डायोप्टर, या बी 4 डायोप्टर, या सी 1.25 डायोप्टर, या डी -4 डायोप्टर। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं पावर बराबर जो होता है 1/d इंटू मीटर, आप सभी जानते हैं। तो आपका कितना दिया गया है? फोकस कितना दिया गया है? 1/1/f आपका कितना दिया गया है? 0.5। ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप 25 को अगर 100 से काटिएगा तो कितने मरते में कट जाएगा? वो 4 मरते में कट जाएगा। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 4 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 9 कि जल एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तब उसका प्रतिबिंब अपने ऊपर ही बनता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी?
ए 30 सेंटीमीटर या बी 15 सेंटीमीटर या सी 20 सेंटीमीटर या डी 10 सेंटीमीटर। चलिए आप सभी को बताना है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो वह प्रतिबिंब अपने ही ऊपर बनाती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। आप सभी को बताना है कि इसका क्या होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी आप सभी से पूछा जा रहा था। फोकस दूरी बराबर आप सभी जानते हैं कि F/2 होता है। तो 30 सेंटीमीटर दिया गया है, 30/2 को अगर हम काटते हैं तो वो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है। सवाल नंबर 4 की एक विशेष ऊंचाई से एक रबर की गेंद को गिराना यह किसके उदाहरण है। ए एक समान त्वरण का, या बी एक समान मंदन का, या सी एक समान चाल का, या डी असमान चाल का। चलिए आप सभी को बताना है कि किसी विशेष ऊंचाई से एक रबर की गेंद को अगर हम गिराते हैं तो यह एग्जाम्पल किसका होगा, त्वरण, मंदन, चाल या असमान चाल का। चलिए सवाल नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी ऊंचाई से अगर हम समान मतलब एक 6 फीट के एक आदमी है, अगर उसके जस्ट ऊपर मतलब 7 फीट से अगर किसी गेंदों को अगर हम गिराते हैं ना तो यह जो है वह त्वरण का उदाहरण है, यू का उदाहरण। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा ए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफी साधारण क्वेश्चन है और काफी लाजवाब क्वेश्चन है। सवाल नंबर 3 कि सूर्य से अधिकतम दूर ग्रह है। चलिए सभी को बताना है कि सूर्य से सबसे दूर में कौन सा ग्रह है, मंगल, बृहस्पति, वरुण या पृथ्वी। आप सभी को बताना है। ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा। ठीक है ना। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि मंगल, बृहस्पति और पृथ्वी जो है ना वो सूर्य के निकटतम में रहती है, लेकिन वरुण जो ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूरी में रहती है। अधिकतम दूरी पर जो ग्रह रहती है वो वरुण ग्रह है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 2 कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है। ए 4000 डिग्री सेल्सियस, या बी 6000 डिग्री सेल्सियस, या सी 10⁴ डिग्री सेल्सियस, या डी 10⁶ डिग्री सेल्सियस। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या होगा कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं। आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान लगभग होती है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी सरलतम क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है सवाल नंबर 15 कि इंद्रधनुष इस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कौन सी दिशा में बनती है। ए सूर्य की दिशा के विपरीत ओर में, या बी सूर्य की दिशा में, या सी सूर्य के बाएं हाथ की दिशा में, या डी सूर्य के दाएं हाथ की दिशा में। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंद्रधनुष कौन से दिशा में बनती है, सूर्य के कौन सी दिशा में इंद्रधनुष बनती है। चलिए आप सभी को बताना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष जो बनती है सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। आप सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष जो है ना सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि आँख में क्रिस्टलीय लेंस है। ए द्वि उत्तल लेंस, या बी समतलीय अवतल लेंस, या सी उत्तलीय अवतल लेंस, या डी द्वि अवतल लेंस। चलिए आप सभी को बताना है कि आँख में क्रिस्टलीय लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है आप सभी को बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है।
तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आंखों में जो क्रिस्टलीय लेंस होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो द्विउत्तल लेंस होती है। वो जो लेंस होती है वो द्विउत्तल लेंस होती है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 कि जल में एक गोलीय बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा। ए अवतल लेंस के, या बी समतलीय अवतल लेंस का, या सी उत्तल लेंस का, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल में जब एक गोलीय बुलबुला अगर किसी प्रकार कार्य करेगा, किस प्रकार का कार्य करती है, तो आप सभी जानते हैं ना कि सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि जल में जो एक गोलीय बुलबुला जो कार्य करती है वो समअवतलीय अवतल लेंस जैसी कार्य करती है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। साथियों यह सभी जो क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा। आपको क्वेश्चन 100% आपको बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन जो है पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आप सभी से क्या पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है। ए CO+N2 का, या बी CO+H2 का, या सी CO+H2O का, या डी CO+N2O का। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है। चलिए आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रोड्यूसर गैस का। प्रोड्यूसर गैस का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रोड्यूसर गैस का जो मिश्रण होता है वो CO+N2 का मिश्रण होता है। आप सभी जानते हैं कि प्रोड्यूसर गैस का जो मिश्रण होता है वो CO+N2 का होता है। तो सवाल नंबर 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 5 कि निम्नलिखित ऊर्जाओं की इकाई इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सी ऊर्जा की इकाई सबसे बड़ी है। जूल, किलोवाट घंटा, या अर्ग, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी है, चाहे आप सभी को बताना है कि सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि किलोवाट जो घंटा होता है वो सबसे बड़ी ऊर्जा है, वो सबसे बड़ी ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 की मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। ए 1969 ईस्वी में, या बी 1971 ईस्वी में, या सी 1983 ईस्वी में, या डी 1991 ईस्वी में। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप सभी को लगातार हम बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आप सभी बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। चलिए आप सभी बताइए कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई थी वो 1971 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है जी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ए कैलोरी ऊर्जा में, या बी केल्विन में, या सी जूल ऊर्जा में, या डी अर्ग में। चलिए आप सभी बताइए कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है सर, आप सभी को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। ये सभी जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सर। यह सभी जो क्वेश्चन है ना सब पूछा गया है, पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आपको गलती नहीं करना है, यह सभी क्वेश्चन को देखकर गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए आप सभी को बताना है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। सवाल नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि खाद्य ऊर्जा को हम
कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होगी। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। आप सभी को ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखकर आपको छोड़ना नहीं है, पहले उदम टिक मारना है, इस सब क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देना है। ठीक है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा तो। ठीक है, चलिए आप सभी को बताना है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है ए वाट, बी डायोप्टर या सी ऑप्टर या डी मीटर। चलिए आप सभी को बताना है इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई कौन सी होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि लेंस एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है वो डायोप्टर होता है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 13 कि डेसिबल किसे नापने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। ए खून में, हीमोग्लोबिन में, या बी पेशाब में शक्कर का, या सी वातावरण में ध्वनि की तीव्रता, या डी वायु में कण। देखिए यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि डेसिबल को हम किस में माप सकते हैं, किसके लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 13 काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को देखकर दम तुरंत ही आंसर मारना है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। यही सभी क्वेश्चन को जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देकर मैथ में आपको बचा लेना है। ठीक है ना, चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं ना कि डेसिबल को नापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं किसका, ध्वनि को, ध्वनि को। तो यह 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा सी, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है। सवाल नंबर 15 कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है। ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, या बी न्यूटन प्रति मीटर सेंटीमीटर, या सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या डी मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। चलिए आप सभी को बताना है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट क्या होगा। आप सभी को बताना है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट। चलिए आप सभी जानते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं हो सकता है। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सी राशियों की विमीय सूत्र भी नहीं हो सकता है। ए बल एवं दाब की, या बी कार्य एवं ऊर्जा की, या सी आवेग एवं संवेग की, या डी भार एवं बल की। चलिए आप सभी को बताना है कि इसमें का सवाल नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है कि किसका विमीय सूत्र नहीं है। साथियों आप सभी जानते हैं कि बल एवं दाब जो भौतिक राशियां हैं उसका सामान्य विमीय सूत्र नहीं है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है। सवाल नंबर 24 की त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ए बराबर यू प्लस वी टी, या बी ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, या सी ए बराबर वी प्लस यू बाई टी, या डी बराबर ए बराबर वी प्लस यू बाई टी। चलिए आप सभी को बताना है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, त्वरण का विमीय सूत्र कौन सा है। चलिए आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं ना, सवाल नंबर 24 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए बराबर
V माइनस यू बटे में T। आप सभी जानते हैं त्वरण का यह सूत्र है। तो ठीक है, तो सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 2 कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ए दूरी की, या बी समय की, या सी प्रकाश तीव्रता की, या डी द्रव्यमान की। चलिए आप सभी को बताना है कि प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होगी, दूरी, समय, या प्रकाश तीव्रता, या द्रव्यमान। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। साथियों आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जिसकी इकाई है वो दूरी की इकाई है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, देखिए बिहार पॉलिटेक्निक में पिछले हम कितने वीडियो में आप सभी को लगातार बता दिए हैं कि लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, यह सभी जो चैप्टर है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आप सभी को हमने कितने वीडियो में बोला है और अभी भी बोल रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा ना। 30 जुलाई को आपको पता चलेगा कि मन की फैक्ट में एक टीचर बोल रहे थे कि सर आप लाइट्स चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आप रीड कर लीजिए, इसी से आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा, इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। आपको अभी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन 30 जुलाई को अगर यही सब क्वेश्चन को अगर आप मिस कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा। आज का जो क्वेश्चन है ना, सभी के सभी हिटेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन है। ऐसी पुराना नया क्वेश्चन नहीं लाए हैं, ऐसा क्वेश्चन लाए हैं कि जो टकराने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह पहला मैराथन है, यह पहला मैराथन है। लगातार ऐसा एक दिन में 3 मैराथन आएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी रहेंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी रहेंगे, लगातार 3 मैराथन। मतलब आज मान लीजिए अगर आप 25 तारीख हो गया है तो अभी से 4 दिन बचा हुआ है, तो 12 मैराथन अगर हम लोग कर लेंगे, 12 मैराथन, तो तय है, 100% तय है कि 90 में 70-80 क्वेश्चन टकराना तय है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 4 की पार्श्विक इकाई है, ए दूरी की, या बी समय की, या सी प्रकाश की चमक की, या डी चुंबकीय बल का। चलिए आप सभी को बताना है कि पार्श्विक की इकाई क्या होगी, दूरी, समय, प्रकाश की चमक, या डी चुंबकीय बल का। सवाल नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो दूरी होती है, और पार्श्विक की भी इकाई जो होती है ना वो भी दूरी होती है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है, सवाल नंबर 5 कि लुमेन किसका मात्रक है, ए ज्योति तीव्रता का, या बी ज्योति फ्लक्स का, या सी उपयुक्त दोनों का, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। लुमेन किसका इकाई है, लुमेन किसका इकाई है, आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। 100% बोल रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन टकराएगा, 100% बोल रहे हैं। ठीक है ना, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लुमेन किसका मात्रक है, आप सभी जानते हैं कि लुमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का एसआई यूनिट है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्यूरी किसकी। क्यूरी देखिए आप सभी को हमने लगातार पिछले कई वीडियो में बोला है कि एसआई यूनिट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई यूनिट से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप याद नहीं करके जाइएगा, वहाँ पूछ बैठेगा तो आपका तो 2 नंबर मिस हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके ना सर, आप एसआई यूनिट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एसआई यूनिट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जितने भी एसआई यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे ना, सभी को आप अच्छे से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 है कि क्यूरी किसकी इकाई है, ए रेडियो एक्टिव धर्मिता का, या बी तापक्रम का, या सी ऊष्मा का, या डी ऊर्जा का। आप सभी को बताना है कि इस सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्यूरी किसकी इकाई है आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि क्यूरी जो है ना रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन के देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 कि दाब का मात्रक क्या होगा। दाब का मात्रक क्या होगा। सर बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लेना तो इसको बवाल कीजिएगा, ठीक है ना। दाब का मात्रक क्या है, ए पास्कल या बी डाइन या सी अर्ग या डी जूल। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दाब का मात्रक क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं ना कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है पास्कल, वो होता है पास्कल। तो सवाल नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर क्या होगा, वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है कि कैंडला किसका मात्रक है। कैंडला जो है वो किसका मात्रक है, ए ज्योति फ्लक्स का या बी ज्योति प्रभाव का या सी ज्योति दबाव का या डी ज्योति तीव्रता का। चलिए आप सभी को बताना है कि कैंडला जो है वो किसका मात्रक है, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैंडला किसका मात्रक है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि कैंडला जो है ना, कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट है, ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट कैंडला है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 25 कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ए वेग का या बी त्वरण का या सी द्रव्यमान का या डी बल का। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पदार्थ के संवेग और वेग का दोनों का अनुपात भौतिक राशि में प्राप्त कौन से बल में किया जा सकता है, या त्वरण में किया जा सकता है, या द्रव्यमान में किया जा सकता है, या वेग में किया जा सकता है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की द्रव्यमान भौतिक राशि में ही प्राप्त कर सकते हैं। संवेग और वेग का अनुपात हम द्रव्यमान भौतिक राशि में प्राप्त कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 26 कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की ए समान गति होती है या बी समान वेग होता है या सी समान त्वरण होता है या डी समान बल होता है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है, समान गति, समान वेग, समान त्वरण या डी समान बल। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 26 का कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो होगी वो समान त्वरण होगी, वो समान त्वरण होगी। तो सवाल नंबर 26 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 27 कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों की आवर्तकाल होगी। आप सभी कभी झूला झूले हैं या नहीं, आप सभी ये बताएं। जरूर झूला झूले होंगे बचपन में, या अब तो उसका मात्रा जो है वो घटा दिया गया है, अब बहुत कम लोग झूलते हैं, मगर लेकिन हम लोग पहले झूल चुके हैं और आप सभी भी कभी ना कभी झूले होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक लड़की है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, ए कम हो जाएगा या बी अधिक हो जाएगा या सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या डी अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 27 की कोई लड़की है झूला झूल रही है और झूला झूलने के तुरंत वो खड़ा हो जाती है, तो उसके दोलनों में मतलब उसके घूमने की आवर्तकाल क्या हो जाएगी, तो उसके घूमने की जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 28 कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ए कम हो जाएगा या बी बढ़ जाएगा या सी उतना ही रहेगा या डी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा
कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम, बढ़ या उतना ही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए, आप सभी जानते हैं कि किसी भी, मान लीजिए गोल मेज है, मतलब गोल टेबल है, उसको कोई भी लड़का घूर्णन कर रहा है, उसको घुमा रहा है और अचानक से उस पर बैठ जा रहा है, ठीक है। तो मेज का जो कोणीय वेग जो होगा ना, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सभी से ये पूछ रहा है। तो उसका जो प्रभाव होगा वो कम होने लगेगा, वो जो घूमने की जो गति है ना वो साफ नहीं घूमेगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि सवाल नंबर 30 कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ए द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है, या बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है, या सी दोनों सत्य, या डी दोनों गलत। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ए द्रव्यमान परिवर्तन होती है जबकि भार स्थिर रहती है, या द्रव्यमान स्थिर रहती है या जबकि भार परिवर्तन होती है, दोनों सत्य होती है या दोनों गलत होती है। चलिए आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा कि कोई पिंड है उसका द्रव्यमान भार अंतर होती है, क्यों होती है, द्रव्यमान में भार की अंतर क्यों होती है। चलिए बताइए। देखिए आप सभी जानते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होने की जो कारण होती है कि द्रव्यमान जो है ना वो स्थिर रहती है जबकि भार परिवर्तन होती रहती है। उसका वेटेज जो है ना, वेट वो घट बढ़ करते रहता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान जो है वो मास जो है वो एकदम स्थिर रहती है, ठीक है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 31 की किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक में उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम बोला जा रहा है, या बी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में यह है, या सी न्यूटन का गति के तृतीय नियम, या डी गैलीलियो का गति के नियम। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 31 कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल एक्टिव न हो। यह कौन से लॉ में न्यूटन ने बताया था, आप सभी को बताना है। आप सभी को बताना है कि कौन से लॉ में बताया गया था कि बाहरी बल जब तक एक्टिव न हो तब तक उसके स्थित और स्थिर और दिशा में दोनों में बदलाव नहीं हो सकती है गतिशील वस्तु की। तो आप सभी जानते हैं कि गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगी जबकि बाहरी बल एक्टिव न हो। यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यह बताया गया था, यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया था। सवाल नंबर 31 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 32 कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड का उत्पन्न त्वरण ए बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या बी बल के अनुक्रमानुपाती होती है, या सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होती है, या डी शून्य होती है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगी, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, या प्रभाव से स्वतंत्र, या शून्य। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए किसी भी असंतुलित जो बल होती है जो उत्पन्न पिंड में जो त्वरण कहलाती है ना वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है, वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 32 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 33 की प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह ए न्यूटन का गति के प्रथम नियम में बोला गया है, या बी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में, या सी न्यूटन की गति के तृतीय नियम में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसको हम न्यूटन के कौन से लॉ में जानते हैं।
तो आप सभी जानते हैं सवाल नंबर 33 जो बताया जा रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया गया है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 34 कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ए प्रथम नियम के कारण, या बी द्वितीय नियम के कारण, या सी तृतीय नियम के कारण, या डी उपयुक्त में सभी। चलिए आप सभी को बताना है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण है। कभी आप सभी लोग नहाए हैं कोई पोखर या नदी में? कभी भी अगर आप नहाए होंगे तो आपको अगर नहाए होंगे तो आपको तैरना आता होगा। अगर नहीं भी नहाए होंगे या किसी को तैरते हुए देखे होंगे तो उसमें जो किसी भी व्यक्ति तैरता है ना तो वो पानी के विपरीत और अपने हाथों को भांजता है। ठीक है, विपरीत और भांजता है तब जाकर वो तैर पाता है सही से। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि जल में जो तैरते हैं कोई भी व्यक्ति वो न्यूटन की किस लॉ में बताया जा रहा है। तो आप सभी ने जस्ट अभी 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया दिशा होती है, उसको हम न्यूटन के थर्ड लॉ में जानते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि तैरने के लिए हमको विपरीत दिशा में हमको हाथ मारना होता है, तब जाकर अपोजिट साइड में हमको हाथ मारना होता है, तब जाकर हम अच्छे से तैर पाते हैं। ठीक है ना। पानी को काटते हैं हाथों से, जो हम लोग छपर करते हैं तो वो पानी को काटते हैं। ठीक है ना। पानी को काटना मतलब विपरीत प्रतिक्रिया करती है, तब वहाँ पर वो आप डाउन करने की तैरने के ऑप्शन देता है पानी में, नदी में। हम तो नहाए हैं लेकिन मुझे तो तैरने नहीं आता है, तो हमको इतना आइडिया नहीं है। ठीक है ना। हम सीखे भी नहीं है। कभी कभी छठ पवनी में जो होता था ये घाट उठ, तो उसमें हम लोग नहाते थे, तो उसमें थोड़ा सा नहाने के लिए हम लोग बीत कर लेते थे, मगर हम लोग को तैरने उड़ने नहीं आता है। किस किस को तैरने आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 34 है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या डी उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि तैरने में जो विपरीत प्रतिक्रिया लगती है, तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है ये न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया गया था। तो सवाल नंबर 34 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 35 कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता हो। यह किसका कथन है। ए न्यूटन का, या बी आइंस्टाइन का, या सी आर्किमिडीज का, या डी गैलीलियो का। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये जो है ये कौन से लॉ में है। पहले नंबर ये देख लीजिए, यह जो लॉ है ना फर्स्ट लॉ का, ये जो है ये फर्स्ट लॉ में है। तो आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ कौन वैज्ञानिक जो बताया था। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए हो जाएगा न्यूटन का, कि किसी भी पिंड की विरामावस्था में बना रहेगा तब तक जब तक उसके बाहरी बल में किसी का फोर्स ना हो, किसी तरह का हरकत ना हो, जब तक विरामावस्था में ही रहेगा। यह जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 36 कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, या बी द्वितीय नियम से बल की व्यंजक ज्ञात की जाती है, या सी तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित की जाती है, या डी उपयुक्त सभी। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि न्यूटन की गति के नियमों अनुसार कौन सा इसमें का कथन सत्य है। पहला बता रहा है कि बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है फर्स्ट लॉ से। दूसरा बताया है कि बल की व्यंजक की ज्ञात की जा सकती है सेकेंड लॉ से। तीसरा बताया जा रहा है कि संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है थर्ड लॉ से। तो यह जो तीनों जो लॉ बताया जा रहा है ना, ये तीनों लॉ सत्य है। तो यह तीनों लॉ सत्य है न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार, ये तीनों लॉ सत्य है। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 36 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से
क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 37 कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम एक असमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ए गतिहीनता या बी जड़त्व या सी कुल भार या डी अक्रियता। चलिए आप सभी को बताना है कि किसी पिंड के गुणधर्म को हम क्या कहेंगे जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। गतिहीनता, बी जड़त्व या सी कुल भार या डी अक्रियता। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। देखिए आप सभी जानते हैं कि किसी भी पिंड के गुणधर्म को हम अगर किसी सीधी रेखा में विराम या एक समान गति अवस्था में अगर कोई भी परिवर्तन का विरोध नहीं करते हैं ना तो वो जड़त्व कहलाती है, वो जड़त्व कहलाती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 37 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 38 कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहती है। ए संवेग संरक्षण का नियम, आप सभी जानते हैं तृतीय लॉ थर्ड लॉ का है। बी जड़त्व का नियम या सी गतिशीलता का नियम या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सभी को बताना है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। न्यूटन की फर्स्ट लॉ क्या बताती है। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ जो है ना वो जड़त्व का नियम बताती है, सेकेंड लॉ है ना वो गतिशीलता के नियम बताती है और थर्ड लॉ जो है वो संवेग संरक्षण के नियम को बताती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 38 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्या, वो होगा बी जड़त्व का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 39 कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से या बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से या सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से या डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण वो आगे भाग जाता है। आप सभी को बताना है टमटम टमटम, आप सभी कभी टमटम पे चढ़े हैं या नहीं। टमटम या टमटम की बात हो रही है कि टमटम में जो घोड़े होते हैं तो वो टानती है आगे की ओर गाड़ी को ले जाती है। वो क्यों और कैसे ले जाती है तो देखिए गाड़ी को ले जाने का कारण क्या है कि घोड़े की जो पैर जो होती है ना वो पृथ्वी की आरोपी की ओर खींचती है। ठीक है, पृथ्वी की ओर खींचती है। अगर वो ना खींचेगी ना तो घोड़ा उड़ने लगेगा। ठीक है ना, तो उसके वजन के कारण वो पृथ्वी की ओर घिसती है। तो यहाँ कह रहा है कि गाड़ी घिसता हुआ घोड़े पर किस तरफ बल लगने के कारण वो आगे बढ़ती है। तो वो जो बल है ना वो पृथ्वी की ओर लगती है। तो सवाल नंबर 39 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल होने के कारण घोड़ा जो है ना गाड़ी खींचती है आगे की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 40 कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऊर्जा संरक्षण पर या बी बर्नौली प्रमेय पर या सी एवोगैड्रो परिकल्पना पर या डी संवेग संरक्षण पर। साथियों आप सभी को हमने कल की रात में आप सभी को एक वीडियो हमने बताया था कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप सभी को हमने बताया था कि रेखीय संवेग संरक्षण के ऑप्शन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर आपको संवेग संरक्षण देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा संवेग संरक्षण। ठीक है ना, रेखीय नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर सस्पेंस नहीं लेना है कि रेखीय नहीं है तो हम कौन सा ऑप्शन मारे। आप सभी को बता दे रहे हैं कि रेखीय लिखा हो तो रेखीय मारना है, संवेग संरक्षण लिखा हो तो संवेग संरक्षण मारना है कि रॉकेट जो है ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी पक्षी कौन है। ए कीवी या बी हम्बिंग पक्षी या सी शुतुरमुर्ग या डी पेंगुइन। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 41 का
कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कीवी, हैम्बिंग पक्षी या शुतुरमुर्ग या पेंगुइन? आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे जो छोटा पक्षी होता है ना वो हम्बिंग पक्षी होता है, हम्बिंग, ठीक है ना। हम तो कभी देखे भी नहीं है यह पक्षी को, हाँ सिर्फ इंटरनेट पर और पिक्चर के रूप में देखे हैं, रियलिटी में नहीं देखे हैं इस सभी पक्षी को। शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, हैम्बिंग और कीवी, कीवी को भी नहीं देखे हैं। हम सब कबूतर पक्षी को देखे हैं। गांव में जितने पक्षी होते हैं कबूतर, कौवा, कोयल, इस तरह के पक्षी को देखे हैं, लेकिन हैम्बिंग, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग को ही चिड़ियाखाना में देखे हुए हैं, लेकिन यह सभी जो पक्षी है इसको नहीं देखे हैं, ठीक है ना। आप अगर देखे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम्बिंग पक्षी को देखे हुए हैं तो आप बताइएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक भी नहीं देखे हैं तो इंटरनेट पर हम्बिंग पक्षी को हम्बिंग बर्ड लिखकर सर्च मारिएगा, देख लीजिएगा पिक्चर, ठीक है। बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो सवाल नंबर 41 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 46 कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाती है? ए पर धातु मिश्रण, या बी क्षारीय धातु, या सी उत्कृष्ट धातु, या डी मिश्र धातु? चलिए आप सभी को बताना है कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाती है? अमलगम, क्षारीय धातु, या उत्कृष्ट धातु, या मिश्र धातु? आप सभी को बताना है सवाल नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं ना, आप सभी जानते हैं कि दो या दो से अधिक धातु की अगर मिलावट होगी तो वो कौन सी मिलावट होगी? तो वो मिलावट बनकर मिश्र धातु बनाएगी। दो या दो से अधिक धातुओं का अगर मिश्रण करेंगे तो वो मिश्र धातु बनाएगी, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 46 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 47 कि ज्वरनाशक वह दवा है जो एक शरीर के ताप को कम करती है, या बी शरीर के ताप को बढ़ाती है, या सी संक्रमक दूर करती है, या डी विषाणु के आक्रमक से बचाती है? चलिए आप सभी को बताना है कि ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक जो दवा होती है पैरासीटामोल, वह दवा किसके उपयोग में लाते हैं? आप सभी को बताना है कि किसके उपयोग में लाते हैं। तो आप सभी जानते हैं पैरासीटामोल अगर अभी तक नहीं खाए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, मगर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी छात्र अभी तक पैरासीटामोल से बचे होंगे। पैरासीटामोल आप सभी जानते हैं कि बुखार, फीवर के रोग में उपयोग किया जाता है पैरासीटामोल दवा को, ठीक है ना। और आपके थोड़ा बहुत अगर दर्द है उसमें भी पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि एंटीबायोटिक जो है केमिकल जो है वो किस दवा में मिलाया जाता है, उसको किसके उपयोग में लाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि शरीर के ताप को, टेम्परेचर को कम करने के लिए, नॉर्मल कम होने के लिए उसको ज्वरनाशक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एंटीपायरेटिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 47 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि बोरिक अम्ल है ए एंटीसेप्टिक, या बी रोगाणुनाशी, या सी तेल प्रतिरोधी, या डी प्रतिजैविक? आप सभी को बताना है कि बोरिक अम्ल क्या कहलाती है? ए मृदुल प्रतिरोधी, रोगाणुशु, तेल प्रतिरोधी, या प्रतिजैविक? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। देखिए बोरिक अम्ल जो होती है ना वो एंटीसेप्टिक होती है, मृदुल प्रतिरोधी होती है बोरिक अम्ल, ठीक है। तो सवाल नंबर 48 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 49 कि निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन विभव सबसे कम है? सबसे कम कौन से आयनन क्षमता है? ए Na का, या बी Cs का, या Cf का, या डी I का? चलिए आप सभी को बताना है कि कौन से तत्व का आयनन सबसे कम होता है। तो आप सभी जानते हैं कि Cs जो तत्व है उसका आयनन क्षमता बहुत ही कम होता है। तो सवाल नंबर 49 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 50 कि धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ए अपमार्जक, बी स्नेहक, या सी विरंजक, या डी अपचायक? चलिए आप सभी को बताना है कि धूल और ग्रीस को
सतह से साफ करने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक, स्नेह विरंजक या अपचायक। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शर्ट या टी शर्ट या कुर्ता या किसी बैग, थाली, किसी भी चीज़ों में अगर गंदे लग जाए, धूल लग जाए, माटी लग जाए, तो उसको साफ करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि अपमार्जक का। अपमार्जक मतलब सर्फ, 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 घड़ी सर्फ, सर्फ, घड़ी सर्फ, सर्फ एक्सेल, या जो सर्फ जो होता है ना, उसका ही हम अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, तो धूल मिट्टी के साफ करने के लिए हम अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 50 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 की फ्यूज तार का गलनांक है? ए उच्च, बी कम, या सी परिवर्तनशील, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है कि फ्यूज तार का गलनांक कि क्या है कारण। उच्च विद्युत मतलब हाई डेंसिटी होगी, उसकी हाई इलेक्ट्रिसिटी होगी, या कम, या परिवर्तनशील, या डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि फ्यूज तार का गलनांक होता है तो वो कम हो जाता है। ठीक है, कम होता है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम सभी देख चुके हैं पहले कई वीडियो में। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 15 आप सभी से पूछ रहा है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उपयोग किसका हम करते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए? ऑप्शन ए दिया गया है माइक्रोफोन का, बी दिया गया है फेदोमीटर का, ऑप्शन सी दिया गया है रेडार का, या डी इनमें से सभी। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि समुद्र की गहराई नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए माइक्रोफोन का उपयोग हम अपने मोबाइल में डीजे उजे बजाने वाले साउंड में हम लोग करते हैं। फेदोमीटर का उपयोग हम लोग समुद्र की गहराई, फेदोमीटर को हम समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं, उपयोग में लाते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 5 कि एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी ए 0.4 एम्पियर के, या बी 12 एम्पियर के, या सी 2.5 एम्पियर के, या डी 5 एम्पियर के। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछता भी है। ठीक है ना, तो आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा क्या होगा? आई आप सभी से पूछा जा रहा है। तो देखिए 12 वोल्ट को 60 से अगर आप काट दीजिएगा, 60 5 12 को अगर काटिएगा तो ये कितना एम्पियर ला देगा? तो ये एम्पियर ला देगा 5 एम्पियर। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यह सभी जो क्वेश्चन अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं सभी के सभी सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी को गलती नहीं करना है, कम ओवर कॉन्फिडेंस में भी और ऐसे भी आपको गलती नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए आप सभी को बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऊर्जा संरक्षण पर, या बी द्रव्यमान संरक्षण पर, या सी रेखीय संवेग संरक्षण पर, या डी कोणीय संवेग संरक्षण पर। चलिए आप सभी को बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है ना, चलिए आप सभी बताइए कि सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि रॉकेट जो है ना, रॉकेट वो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, अगर रेखीय ना देकर संवेग संरक्षण भी दे दिया जाए तो उसमें आप संवेग संरक्षण मार दीजिएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में संवेग संरक्षण ही दिया जाता है। ठीक है ना, रेखीय न देकर संवेग संरक्षण आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, तो उसमें भी आपको मिस नहीं करना है, आपको इसको दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है ना, तो रेखीय संवेग अगर पूछे या संवेग संरक्षण पूछे तो आप आराम से रॉकेट का सिद्धांत पर मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 7 कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य की जो
किरणें जो है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ए चालन द्वारा, या बी संवहन द्वारा, या सी बी किरण द्वारा, या डी ए और बी द्वारा। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। ए चालन द्वारा, बी संवहन द्वारा, या सी विकिरण द्वारा, या डी ए और बी द्वारा। अच्छा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप सभी का लाइट्स चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है या नहीं। अगर आप सभी का कंप्लीट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइएगा। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक डेडिकेटेड वीडियो ओनली फॉर लाइट्स चैप्टर का लेकर आएंगे जिसमें से ज़्यादा संभावना करेंगे कि 100 से 200 क्वेश्चन ऐसा लाएं कि लाइट्स चैप्टर से अगर पूछ बैठे तो वो 200 ही क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में पूछेगा। जो ऐसा क्वेश्चन लाया जाएगा कि 200 जो क्वेश्चन रहेगा उसी में से आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका लाइट चैप्टर कंप्लीट है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर कंप्लीट है तो बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर है भी तो यस लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 7 कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ए चालन द्वारा, बी संवहन द्वारा, या सी विकिरण द्वारा, या डी ए और बी द्वारा। तो आप सभी जानते हैं ना कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो किस प्रकार पड़ती है, तो वो रॉ मतलब किरणें द्वारा पहुंचती है। तो विकिरण द्वारा वो पहुंचती है पृथ्वी तक। सूर्य की जो प्रकाश की ऊर्जा है वो विकिरण द्वारा पहुंचती है पृथ्वी तक। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, देखिए यह सभी जो क्वेश्चन है ना एक मतलब क्वेश्चन देखने ही के बाद आप लोगों को इसी वक्त आप लोगों को याद हो जाना चाहिए क्योंकि यह सभी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यह जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इजी है। अगर बिहार पॉलिटेक्निक में देखिए, बिहार पॉलिटेक्निक में इस बार जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो मीडियम रहेगा, तो पूछने का जो चांस है ना ऐसा क्वेश्चन पूछ बैठता है। ठीक है, सदिश अदिश न पूछ कर अगर त्वरण और सदिश ही पूछ ले तो ऐसा क्वेश्चन आप सभी से लगभग पूछेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पूछने का जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 10 कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? ए आवेग, बी संवेग, या सी विस्थापन, या डी त्वरण। चलिए आप सभी को बताना है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? आवेग, संवेग, विस्थापन या त्वरण। तो आप सभी जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 12 कि सूर्य किस प्रकार का पिंड है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? ग्रह, उपग्रह, तारा या नक्षत्र? आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूर्य किस प्रकार का पिंड है? ग्रह, उपग्रह, तारा या नक्षत्र? चलिए आप सभी बताइए सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए सूर्य जो है ना वो तारकीय पिंड है, याद रख लीजिएगा सूर्य जो है वो तारकीय पिंड है। तो सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 11 कि जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि ए समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है, या बी समुद्र तट पर दबाव होता है, या सी जहाज का घनत्व बदल जाता है, या डी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। चलिए सवाल नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि जहाज जब नदी से समुद्र में आती है तो कुछ ऊपर उठ जाती है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? सवाल नंबर 11 का सही ऑप्शन कौन होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए जहाज अगर नदी से समुद्र में आती है तो वो कुछ ऊपर उठने का जो रीज़न है उसके जल का घनत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक होने के कारण नदी से समुद्र में जाते ही जहाज ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 13 कि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग उसका जो है आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि
वेग को अगर आधा कर दिया जाए तो वो क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि उसका वेग अगर आधा कर दिया जाए तो वो आधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 14 कि इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगी। ए सभी यात्री नाव में खड़े रहेंगे तब, या बी सभी यात्री नाव में बैठे रहेंगे फिर, या सी आगे खड़े तथा आधे बैठे रहेंगे तब, या डी नाव में कोई यात्री नहीं रहेगी तब। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 14 का होगा कि किसी भी स्थिति में नाव अधिक अस्थायी कब होगा, कौन सी स्थिति में नाव सबसे अच्छा पोजीशन में कौन सी स्थिति में रहेगा, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए नाव का जो इस प्रकार जो आरक्षण आकार बना रहता है तो उसमें अगर आप खड़ा रहिएगा तो आपका भी जो है कुछ हवा में रहेगी आपका बॉडी और कुछ उसके नाव में पकड़ के रहेगी, मतलब पृथ्वी का उसका गुरुत्वाकर्षण में रहेगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाव अधिक अस्थायी कब रहेगी, जब यात्री अपने नाव में अपने स्थान पर बैठे रहेगी तभी जाकर नाव जो है अस्थायी रूपी रहेगी, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा बी सभी यात्री नाव में बैठे रहेंगे तभी अधिक अस्थायी रहेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 2 कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। देखिए यह सभी जो क्वेश्चन है इसमें दम ही नहीं है, यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान लगाना है और इजी क्वेश्चन को आप सभी को एकदम टिक मारना है OMR में, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बैगनी, बी नीला, या सी पीला, या डी लाल। चलिए आप सभी को बताना है कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक कौन से रंग में होता है। तो आप सभी जानते हैं कि रेड लाइट में ट्रैफिक जो लाइट होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा रेड जो कलर जो होती है उसका जो है ना तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मतलब उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसलिए खतरा का निशानी किसका दिया जाता है तो वो लाल रंग का, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक किस में होता है तो लाल। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा 2 का हो जाएगा ए। ओहो प्रकीर्णन क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 2 कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, ए बैगनी में, या बी नीला में, या सी पीला में, या डी लाल में। चलिए आप सभी को बताना है कि सबसे अधिक कौन से रंग में प्रकीर्णन होती है, बैगनी, नीला, पीला या लाल। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक जो है अगर कोई रंग में प्रकीर्णन होती है तो वो है बैगनी, तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 3 कि रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग होता है। रेलों का जो पुल है, रेलवे ब्रिज जो है उसको बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ए पिटवा लोहा, बी ढलवा लोहा, या सी इस्पात, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, रेलवे ब्रिज बनाने के लिए या रेलवे ब्रिज बनाने के लिए आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा सवाल नंबर 3 का कि पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या इस्पात लोहा। रेलवे पुल बनाने के लिए इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि रेलवे पुल के लिए, रेलवे ब्रिज बनाने के लिए हम स्टील का प्रयोग करते हैं, इस्पात का प्रयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ठीक है। चलिए साथियों यह सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सभी ने सॉल्व किए हैं और कितने क्वेश्चन आप सभी पहले से जानते थे, आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए। पहला मैराथन था, इसके बाद जो दूसरा मैराथन होगा उसमें न्यूमेरिकल भी डाले जाएंगे, मैथ का भी क्वेश्चन डाले जाएंगे। इस वाला मैराथन में सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स था, ठीक है ना। अगला जो मैराथन रहेगा उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के सभी आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे। जो VVI क्वेश्चन हो, जो आपको सिलेक्शन दिलाने के काम करे, वैसा क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।